तो ये हमारा है लेक्चर 3 का। हमने अभी तक पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हमने चीजें कर ली, इसके बेसिस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज इसके अंदर उठाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर बोलते हैं 1D मोशन ना, 1 डायमेंशन मोशन। क्या मतलब होता है 1 डायमेंशन का? एक स्ट्रेट लाइन में तुम जा रहे हो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि x इक्वल टू 3t² प्लस t, बस तुमको इतना लिखा हुआ है, तो इसको देख के तुम क्या बता सकते हो? सर कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा बस है, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है ना। यस सर, तो वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। यस, है ही नहीं भाई, y कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है नहीं है तो मतलब वो है ही नहीं। यस सर। तो मैं आई कैन डायरेक्टली से कि पॉइंट जो है इज मूविंग along x axis only। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज 1 डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, ओके। तो अब हम पहली बात करते हैं कंडीशन। कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कब करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, बता सकता है कोई? सर कि उसका एक ही कोऑर्डिनेट जो है, एक ही एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है। हाँ, यस फाइन, लेकिन एक ही कोऑर्डिनेट का एक्सिस कब चेंज होगा? तुम्हारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं उस टाइम? सर कि वो भी 1 डायमेंशन में ही है। हाँ भाई, और कोई? हर्षित कहाँ हो? यस सर। है ना? हाँ बताओ, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या होता है? सर मतलब ऑब्जेक्ट सिर्फ उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, और कंडीशन क्या बताओगे? सर या तो तीनों कोऑर्डिनेट में से एक दिया है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं मोशन हो नहीं सकता नहीं है। नहीं नहीं, सर ये उसका नहीं, एक्सेलरेशन डायरेक्शन। हाँ क्या बोल रहे हो? तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जैसे कि कांस्टेंट होना चाहिए? नहीं है, नहीं ऐसा कंपलसरी नहीं है। सर ऐसा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मतलब कुछ भी हो सकता है ना, वो स्ट्रेट लाइन में कैसे भी जा सकता है। यस, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, उस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखना। और सर ये भी हो सकता है ना कि ऑब्जेक्ट को अपनी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं करनी चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन में सीधे ही जाना क्यों चाहिए। नहीं? ये यहाँ गया, जरूरी थोड़ी यहाँ ना। पे रुका, सपोज यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ पे स्टॉप हुआ, वापस आ गया, तो इसका मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन ही तो है, इसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, हाँ सर। वापस भी आ सकता है। तो आई वुड से ओनली इफ velocity vector and acceleration vector are in same line। अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों एक ही लाइन में हैं तो ही पार्टिकल तुम्हारा जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब देखो, अगर एक ही लाइन में होते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी दो होती हैं। तो पॉसिबिलिटी 1, तुम्हारा एक्सेलरेशन भी यहाँ की तरफ है और जो तुम्हारा अपना ना वेलोसिटी है वो भी यहाँ की तरफ है, तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया? अगर ये दोनों एक ही साइड हैं तो 0 डिग्री सर। हम बोलेंगे कि एंगल कितना हो गया? 0। तो इस केस के अंदर क्या होगा? पार्टिकल स्पीड अप होगा। यस सर। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो पार्टिकल क्या करता है? स्पीड अप करता है। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? तुम्हारा जो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ की तरफ है लेकिन जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो यहाँ की तरफ है, तो एंगल कितना बन गया?
सर 180 डिग्री 180 डिग्री ना, ऑपोजिट वेक्टर बन गए हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। इस केस में क्या होगा पार्टिकल? सर स्लो स्लो डाउन डाउन। स्लो डाउन होगा। तो बस स्ट्रेट लाइन की कंडीशन यही है। बताओ इसके अलावा अगर तुम्हारा कुछ भी हुआ, लेट्स टेक कॉन्ट्राडिक्शन। सपोज तुम्हारे पास यहाँ की तरफ एक तो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये एंगल सपोज थीटा है। तो अब हमने क्या किया, ये जो लाइन है इसको आई कैप बोल दिया, ठीक है, ये जो लाइन है इसको हमने बोल दिया जे कैप। अब बताओ इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? ए कॉस ए थीटा कॉस थीटा, आई कैप। यहाँ कंपोनेंट क्या आएगा? ए कॉस ए थीटा, साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा साइन थीटा आएगा, जे कैप, ए साइन जे थीटा कैप। ए साइन थीटा जे कैप। जे कैप। तो देखो तुम्हारा जो वेलोसिटी और एक्स ये तो एक ही लाइन में हो गए, तो ये तो एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करेंगे बस। लेकिन जो ये वाला है तुम्हारे पास अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी आएगा, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम तुम्हारे पास वेलोसिटी भी आ जाएगा। वेलोसिटी आएगा तो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी होएगा वाई में। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो इसका मोशन कैसा हो गया? 2 डायमेंशन। क्यों? क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। तो ये चीज कब नहीं होगी? जब या तो एंगल तुम्हारा 0 हो या फिर एंगल कितना हो? 180। 180। 180। तो जब एंगल 0 या 180 होते हैं तो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और उसके अलावा कोई भी एंगल है तो मोशन तुम्हारे पास में होता है 2 डायमेंशन मोशन। और सर Fine? 3 डायमेंशन कब हो सकता है सर? हाँ, तो एक्सेलरेशन के अपने 3 कंपोनेंट कर लो। जब तुम्हारे पास में एक्सेलरेशन के वेलोसिटी और इसके बीच में जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, ओके। ठीक है। सपोज तुम स्पेस में घूम रहे हो, हाँ सर। ठीक है, रैंडम तुम्हारा मोशन है, तो वो अपना 3D हो गया वो। हाँ सर। अब देखो जब मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ, स्ट्रेट लाइन में तो अगर मैंने ये जो डायरेक्शन है इसको मैंने बोल दिया पॉजिटिव, तो इसके ऑपोजिट वाला क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। हाँ सर। तो हम क्या करते हैं कि वी डोंट यूज आई कैप, जे कैप और के कैप इन 1 डायमेंशन मोशन। If you want, you can use. There is no compulsion. We generally use प्लस और माइनस, बस इतना ही लगाते हैं। आई कैप जे कैप अपना कुछ नहीं लगाते हैं। अगर माइनस साइन लगा हुआ है मतलब मुझे क्या करना है? उल्टा करना है उसको, और अगर प्लस साइन है तो मतलब मुझे उसी तरफ करना है, क्योंकि यहाँ पे और कोई अपने पास पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। फाइन, ओके। सपोज जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि जो वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन मैंने बोला -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो यहाँ की तरफ है और जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ की तरफ है। तो मैं आई कैप जे कैप नहीं लगाता हूँ। और अगर सपोज कहीं पे ऐसा लिखा है कि वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बोल देता हूँ कि ये लो भाई अपना वेलोसिटी भी इधर है और हमारा एक्सेलरेशन भी इधर है, तो मुझे आई कैप जे कैप लगाने की जरूरत नहीं है। आई कैन सी ओनली साइन, क्योंकि हमारे पास एक ही लाइन है ना। हाँ सर। तो या तो तुम उस लाइन की तरफ जा सकते हो या फिर उसके ऑपोजिट आ सकते हो। वेटिंग रूम में कौन है भाई? सिद्धेश। अरे हटा ही दो यार ये वेटिंग, याद दिला दिया करो मुझे ये वेटिंग वाला। ठीक है। यस सर। तो ये हमारे पास में कंडीशन है और सबसे इजी यही है भाई, तुमको कोई कंपोनेंट भी नहीं करने, कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में एंगल या तो 0 है या फिर 180 है, तो होगा ही नहीं तुम्हारे पास में कोई झंझट। तो सबसे आसान चीज यही है, ठीक है। हाँ सर
मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप ब्रीफ में बता दो क्या थोड़ा सा। कहाँ तक थे तुम? सर आपने जस्ट स्टार्ट किया था और मैं डिस्कनेक्ट हो गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ यहाँ सर। से? नहीं सर, नीचे से। कौन सा नीचे से? ये स्ट्रेट लाइन के। यहाँ से? हाँ हाँ। तो देखो, हम बोलते हैं, तुमको एक चीज मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताई थी कि पार्टिकल स्पीड अप कब होता है और स्लो डाउन कब होता है। क्या बताया था स्पीड अप में? एक्सेलरेशन। जब ये देखो, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, ये देखो सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में एंगल कितना बन गया? 0। तो पार्टिकल क्या हो रहा है? स्पीड अप हो रहा है, और ये दोनों अपने एक ही लाइन में हैं। इसमें देखो जो वेलोसिटी यहाँ की तरफ है, एक्सेलरेशन कैसा है? ऑपोजिट है, तो इस केस में क्या होगा? स्लो डाउन। लेकिन पार्टिकल तुम्हारा एक ही उसमें जा रहा है ना, लाइन में जा रहा है। जैसे कि सपोज तुम इस लाइन के ऊपर चल रहे हो, तुम यहाँ जा रहे हो, किसी ने तुमको धक्का मार दिया यहाँ की तरफ, तो तुम यहीं जाओगे ना, इसी लाइन में। और अगर किसी ने तुमको यहाँ से धक्का मार दिया तो तुम यहाँ चले जाओगे, लेकिन हो तो एक ही लाइन में ना। तो हमारी स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन यही है कि वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों सेम लाइन में होने चाहिए, या तो अपोजिट हो जाए या फिर सेम डायरेक्शन में हो जाए। तो ये हमारे पास ना कंडीशन है स्ट्रेट लाइन में होने के लिए। अगर तुम्हारे, हाँ सर एक डाउट है। हाँ सर अगर हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा तो हम लोग हाँ वो फॉर्मूले 3 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं ना उसके, S इक्वल टू हाँ हाँ वही करेंगे आज वो। ठीक है, Yes. हाँ ओके, सही है। ओके, अब अगर सपोज तुम्हारे पास में कोई एंगल है, थीटा की वैल्यू 0 या 180 नहीं है, तो देखो सपोज यहाँ पे वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, तो मैंने एक्सेलरेशन कंपोनेंट कर लिए दो, एक इधर एक उधर। तो अगर तुम्हारे पास में वाई डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन आ गया तो थोड़ी देर बाद वेलोसिटी भी आएगी, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। तो तुम्हारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट भी आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी आ रहा है, तुम्हारा मोशन कैसा हो जाएगा? 2 डायमेंशन मोशन। तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। लेकिन एज ऑफ नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं? ओनली 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन के अंदर हम आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं लगाते हैं। अगर हम जनरली यूज करते हैं प्लस और माइनस ही बस। तो अगर मेरा जो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? एक अगर लेफ्ट में है तो सेकंड वाली चीज कहाँ पे आ जाएगी? राइट में। अगर दोनों के साइन सेम है, मतलब कि वो दोनों अपने पास में एक ही तरफ हैं, तो कोई इशू ही नहीं है। फाइन। यस सर। चलो आगे आते हैं। अब जो तुमने चीजें पहले से की हुई हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। भाई इक्वेशन तो पता है ना, तीनों इक्वेशन अपने मोशन वाली? हाँ भाई, हाँ सर। हाँ क्या होती हैं, क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए पहली बात तो। सर कांस्टेंट, ये स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर है ना? यस यस। बताओ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होता है? ए कांस्टेंट, इसका मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सपोज तुम्हारा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन तुमने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो तुम्हारा जो वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं रहा ना, चेंज हो गया ना, एरो का चेंज हो गया। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं कि उसकी वैल्यू और डायरेक्शन हमेशा सेम रहना चाहिए। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी जो एवरेज वैल्यू और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो कैसी रहती है? Same. If A is कांस्टेंट चाहिए तो यहाँ पे ये भी लगा दो, तो हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू अपने इंस्टेंटेनियस। जैसे 2 2 2, इसका एवरेज कितना आया? सर 2। सपोज यहाँ पे मैंने
ये कर दिया, ऐड कर दिया और 2 ऐड कर दिया तो कितना तब आएगा भी एवरेज? 2 है। 2 ही रहेगा भी 2 इसमें। आएगा। तो अगर कोई नंबर मेरा कांस्टेंट है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी उतनी रहती है और उसकी एवरेज वैल्यू भी उतनी रहती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसकी एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। फाइन? हाँ भाई, यस सर। चलो अब अपने इक्वेशन करते हैं डिराइव। तो पहले कुछ उसके लिए पैरामीटर, हमको स्ट्रेट लाइन में जाना है। तो सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर पार्टिकल मोशन, ये उसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट को सपोज हमने बोल दिया एक्स आई। ठीक है, इनिशियल पोजीशन क्या मतलब होता है? इनिशियल पोजीशन का टी इक्वल टू कितना होता है? 0 सर। 0। और इनिशियल का मतलब होता है टी इक्वल टू 0। और अरे क्या हो गया? ठीक है, और t इक्वल टू 0 पे सपोज इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो सपोज मैंने बोल दिया u। अब यहाँ पे आई कैप जे कैप लगाने की जरूरत नहीं है ना, मैंने तुमको पहले बताया था। हम सिर्फ क्या साइन काम में लेंगे? प्लस माइनस। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, u इज इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ये तुम्हारा फाइनल कोऑर्डिनेट हो गया x फाइनल। यहाँ पे टाइम तुम्हारे पास में हो गया है t, और जो वेलोसिटी है वो सपोज हो गया है v। और पूरे इंटरवल में जो एक्सेलरेशन है वो सपोज हमारे पास में है a। तो ये जो हमारे पास कंडीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा भाई इसके अंदर? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? सर पोजीशन माइनस हाँ xf माइनस xi। तो उसको मैंने s से रिप्रेजेंट कर दिया, तो दैट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस अपना इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ओके। पहला इक्वेशन करते हैं डिराइव। इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन और डिराइव करने के लिए हम काम में लेते हैं हमारे में एक्सेलरेशन की इक्वेशन। क्या होती है एक्सेलरेशन की इक्वेशन? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, ये होता है ना। यस सर। हमको पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू सेम है। तो v फाइनल कितना है? v। और इनिशियल कितना है? u अपॉन कितना टाइम लगा? t। बस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? at इक्वल टू v प्लस u। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इक्वल टू u प्लस 80। सर 80 इज इक्वल टू v माइनस u आएगा ना। हाँ v माइनस u आएगा। सर हम लोग इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, हम इंटीग्रेशन से भी करेंगे और ग्राफ से भी करेंगे। आई विल प्रूव दिस इक्वेशन बाय 3 मेथड्स। ठीक है, वन इज इंटीग्रेशन, वन इज दिस नॉर्मल इक्वेशन एंड वन इज बाय ग्राफ। सब करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या है? अपना इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, हमारा इनिशियल वेलोसिटी, हमारा एक्सेलरेशन और हमारे पास में टाइम। इसके अंदर हमारे पास में एक चीज मिसिंग है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम करते हैं डिराइव इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम लेके आएंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन 2। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर बोला जाए ना कि अपन सर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, वो तो उसकी देखो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो बोलेंगे कि वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंस्टेंटेनियस हाँ नहीं। सॉरी, एवरेज। तो पता है ना v एवरेज क्या होता है? टोटल अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। ओके, हाँ अब तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं हम अपने इसके अंदर, मैथमेटिक्स में आते हैं। एक वर्ड होता है एपी, नाम सुना है?
क्या होता है? Yes, sir. Arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होता है? ए, ठीक है, जो ठीक है, ये होता है इसका फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म होता है ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये होता है ना। इसके अंदर जो एवरेज वैल्यू आती है, एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो भी तुम्हारे टर्म्स है उनको ऐड करो अपॉन नंबर ऑफ आइटम। तो बेसिकली हमारे पास में फॉर्मूला आता है कि ए इनिशियल प्लस ए फाइनल अपॉन एन। मतलब पहला और जो लास्ट टर्म है उन दोनों का एडिशन कर दो और उसको हाफ से वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हाफ से, एन से नहीं, टू से करते हैं डिवाइड। बताओ ये चीज अब किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है? सर पता है। पता है। कोई ऐसा बोलो जिसको ये चीज नहीं पता है, मुझे वो बताओ। कोई है? चलो ठीक है, आगे आते हैं। सर मतलब इसमें हम लोग एक वेलोसिटी ले लेंगे और यस, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसे हम d ले लेंगे। यस, देखो इसको मैंने बोला t इक्वल टू 0, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? u। यहाँ पे मैंने लिया t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 पे हमारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से? बताओ। u प्लस a। फिर हमने बोला t इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा वेलोसिटी? U plus 2A. 2a। फिर हमारा आएगा t इक्वल टू 3, तो वेलोसिटी क्या बन जाएगा? u प्लस 3a। t इक्वल टू 4 पे कितना बन जाएगा? u प्लस 4a एंड सो ऑन। तो अगर मुझे पहला स्टेप और जो यहाँ पे आखिरी स्टेप आएगा ना t इक्वल टू t पे, तो वो बन जाएगा u प्लस ta। ठीक है, जिसको 80 बोला मैंने, और इसको मैंने क्या बोला हुआ? फाइनल वेलोसिटी बोला हुआ ना, v। तो बताओ अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या बन जाएगा? पहला स्टेप a1 प्लस an बाई 2, ये वाला है, ये इसका फाइनल स्टेप है, ये मेरा इनिशियल स्टेप। इसको मैं क्या बोलता हूँ? v, और इसको मैं क्या बोलता हूँ? u। तो मेरा एवरेज क्या बन जाएगा? 2U U plus plus 80 V by 2. u प्लस v बाई 2, मतलब कि इनिशियल टर्म प्लस फाइनल टर्म बाई 2। तो अब मैं लिखता हूँ कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है s। क्या भाई? ये बन जाएगा v एवरेज इनटू टाइम। v एवरेज क्या होता है? u प्लस v बाई 2 इंटू t। अब यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ v को, तो u तो ऐसे रखा मैंने, v को मैंने क्या लिख दिया? u प्लस 80 बाई 2 इंटू t। क्या बन जाएगा ये? 2u प्लस 80। इसको अंदर अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं t को, तो ये बन जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ गई? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हाफ 80 स्क्वायर। फाइन, ये लो, ये हमारे पास में इक्वेशन 2। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, और अपना डिस्प्लेसमेंट है, और एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन देखो हर जगह होता है, क्योंकि ये सारी इक्वेशन कब वैलिड है? जब तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो देखो इस वाले फॉर्मूले के अंदर तुम्हारा जो है फाइनल वेलोसिटी नहीं है, उसकी जगह पे तुम्हारे पास में आ गया डिस्प्लेसमेंट। फाइन सर हाँ, एक जो v को u प्लस 80 के साथ किए थे वो बताइए। तो यहाँ से है ना, ये देखो ना फॉर्मूला ये रहा अपनी इक्वेशन 1। आई कैन रिप्लेस v बाई क्या? u प्लस 80 ना। तो यहाँ पे मैंने उसको रिप्लेस कर दिया अपनी इक्वेशन 1 से, क्योंकि बेसिकली हमको फाइनल वेलोसिटी को एलिमिनेट करना था इस वाली इक्वेशन से। तो हमने जो इक्वेशन 1 है वहां से उसको रिप्लेस कर दिया। फाइन, हाँ भाई, Yes, sir. चलो अब इक्वेशन 3 बताओ क्या होती है इक्वेशन 3? सर दो जो पहले और सेकंड के दोनों को इक्वेट कर सकते हो।
तो थर्ड बन सकती है। देखो अब हमको एलिमिनेट करना है टी को, ठीक है आंसर। ठीक है, तो हम लगाते हैं, हमको पता है ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वी एवरेज इनटू टाइम, ये होता है, अभी हमने लिखा था, ठीक है, एस, और ये वी एवरेज हमको पता है क्या होता है, v प्लस यू बाई टू, अपना इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू। अब इसको रिप्लेस करते हैं टी को, यहाँ पे आते हैं, कहाँ गया, अरे यहाँ पे आओ इस वाली इक्वेशन से, ये एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ से अब t का वैल्यू क्या बन जाएगा, v माइनस u बाई a। v माइनस यू बाई A। ए, ठीक है, तो इसको पुट कर, ये बन जाएगा v माइनस यू बाई ए, तो क्या बन जाएगा s इक्वल टू v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन 2a, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया 2as, ये क्या बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारे पास ये बन गया इक्वेशन 3 कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके अंदर हमने एलिमिनेट किसको कर दिया, t नहीं है, इसके अंदर v है, u है, a है और s है। तो हमको किस इंस्टेंट पे कौन सी इक्वेशन लगानी है, ठीक है, ये हमको उसमें देखना है। हाँ भाई, कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब देखो इसके अंदर जैसे फॉर्मूले के अंदर कहीं भी हमने कहते हैं आई कैप जे कैप नहीं लगाया है, तो अगर तुम्हारे जो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की साइड में है तो हम एक ही वैल्यू कैसे लगा देंगे, आप प्लस लगा देंगे, अगर उसके ऑपोजिट है तो कैसे लगा देंगे, माइनस लगा देंगे सर। क्योंकि जब एक ही स्ट्रेट लाइन में चीजें हो रही हैं तो हमको पता है कि या तो तुम सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट में हो, तो हमारा काम है ना प्लस माइनस से चल जाता है, इसलिए हम आई कैप जे कैप नहीं लगाते हैं। फाइन, यस सर। चलो आगे आते हैं, सेम चीज करेंगे बाय डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तो तुमको याद हो, तुमको तो मैंने करवाया था डिफरेंशियल इक्वेशन ना, बताओ सबसे पहली बात है डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? सर एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो टर्म्स है वो डिफरेंशिएटेड है, मतलब हाँ, डिफरेंशियल उसमें एलिमेंट होते हैं, डिफरेंशियल हाँ, एलिमेंट का मतलब होता है डी, ठीक है ना। तो जैसे पहले एक अपने एग्जांपल करते हैं, क्योंकि अभी तुम्हारा एग्जाम भी आने वाला है। सपोज तुमको एक मैंने दे दिया कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, नहीं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये, तो बताओ ये क्या है, अगर तुमको कोई बोले कि ये क्या है तो क्या बोलोगे, ये हमारे पास में ये क्या है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है dy आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है dx आ रहा है ना, और डिफरेंशियल एलिमेंट है ये। फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एलिमिनेट डिफरेंशियल एलिमेंट। तो उनको एलिमिनेट कैसे करेंगे, अब क्या करते हैं, क्रॉस सर मल्टीप्लाई y कर वाले देते हैं, टर्म्स एक साइड पे, x वाले टर्म्स एक ठीक है, साइड पे, क्या और बन इसमें जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको अपने इंटीग्रेट कर देता हूँ, ये क्या बन जाएगा y की पावर 4/4, ये बन जाएगा x की पावर 3/3, और एक हमने लगा दिया कांस्टेंट लगा दिया बस। तो ये हमारे पास में बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में से डिफरेंशियल एलिमेंट को सब मतलब कि एलिमिनेट कर दिया समहाउ, कैसे भी, वो हमारी मर्जी है, उसको इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा सिर दर्द है वो। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है। हाँ सर। तो आते हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन 1,
तुमको याद है एक मैंने चीज बताई थी, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? ए क्या होता है? उसको ऐसे लिखते हैं ना, dv/dt, क्योंकि हमारा वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा था वो बहुत छोटा था और स्मॉल टाइम इंटरवल में, राइट? हाँ सर। Yes, sir. हाँ भाई, यस सर। हाँ. सही है ना? अब देखो ये क्या है मेरे पास में, इसको मैं बोलूंगा ये मेरे पास में है डिफरेंशियल इक्वेशन। और इक्वेशन क्यों है? क्योंकि बीच में इक्वल साइन है, और इस इक्वेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है डिफरेंशियल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है, तो इसलिए डिफरेंशियल। अब मुझे इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं? ले जाते हैं। तो मैंने लिखा a इंटू अपना dt, इसको इधर ले आया और यहाँ पे मैंने कर दिया dv। अब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। लगा सकते हैं ना, कोई भी ऑपरेशन हम दोनों तरफ कर सकते हैं हमेशा। ओके, इस साइड में हमारे पास क्या वेरिएबल है? t। लेफ्ट हैंड साइड में बताओ, उसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है वो है t, और जो कहते हैं राइट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है मेरे पास में? पी सर। वेलोसिटी। वेलोसिटी भी। तो देखो, जब हमारे पास में इसकी वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 है, तो वेलोसिटी कितना है? u, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल में। जब हमारे पास में t का वैल्यू हो गया t, तो हमारा वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। हमको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो a इंटू डी टी इक्वल टू dv। बताओ क्या होगा इंटीग्रल ऑफ dt का? T. t, तो ये मैंने लगाया t, और इसकी वो क्या है? लिमिट क्या है? 0 0 से T. t। इसका इंटीग्रल क्या हुआ dv का? v। लिमिट क्या है? u से v। अब लगाओ, कैसे लगाते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर Lower लिमिट। limit. तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? a t माइनस 0, और यहाँ बन जाएगा v माइनस u। तो बेसिकली क्या इक्वेशन बन गया? v माइनस यू इक्वल टू 80। ठीक है, और थोड़ा सा इसको चेंज कर दोगे तो यही बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस 80। ये हमारी इक्वेशन हुआ। तो सेम इक्वेशन हम, जो हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन है, हम उससे भी निकाल सकते हैं, और अगर हमको डिफरेंशियल एलिमेंट वाले इक्वेशन सॉल्व करके करना है तो हम उससे भी कर सकते हैं। हो गया ना, देखो एकदम आसानी से। यस सर। हाँ भाई, सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. अब मुझे बताओ कि इक्वेशन नंबर 2 को अपन डिराइव कैसे करेंगे? ट्राई करो। इक्वेशन 2 हमें ड्राइव वो करनी है, जब डिराइव कर तो कैसे करेंगे? सर उसमें एफ ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो हाँ, तो हम लोग dx/dt से करेंगे ना आप तो। हाँ, dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। v को ds/dt ले। हाँ, इसको लिखो, फिर लिखो। सर हम सिर्फ कोई एक मेथड याद रखे तो चलता है क्या? यार देखो, बात वो नहीं है कि मेथड, बात है कि ये तो एक बस सॉल्व करने का मेथड है। आगे जाके तुम देखोगे कि तुमको पहले वाला मेथड भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तुमसे कोई ये तो पूछेगा नहीं कि इक्वेशन को डिराइव करो, लेकिन उसके बेसिस पे वो आ सकते हैं ना क्वेश्चन। एंड आई वुड से कि पहले वाला मेथड अगर भूल जाओ तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, सेकंड वाला मेथड याद होना चाहिए, डिफरेंशियल वाला। ठीक है, क्योंकि इसको हम, पता है, जब हमारा यार वेरिएबल एक्सप्रेशन आएगा ना, उस टाइम भी हम काम में ले सकते हैं इसको, क्योंकि फिर तो यहाँ पे उसको भी इंटीग्रेट कर देंगे ना। तो इसको याद रखो, सेकंड वाले को। सर हाँ, सर ये जो पहला इक्वेशन है उसको हम लोग dv/dt से और उधर du/dt से फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो फिर बन सकता है ना। हाँ, वो तो आगे करो।
हाँ भाई, किसी ने अटेम्प्ट किया? चलो देखते हैं। फोर्थ सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में हमको पता है डिस्प्लेसमेंट वाली चीज आती है ना, तो एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाला ही लिख देते हैं। तो हमने लिखा v, v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt होता है। इसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पे तुम्हारा क्या वेलोसिटी है, ठीक है, ये होता है ना। हाँ सर। ओके, तो मैंने लिख दिया कि v इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स, इसको उधर ले गया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। v क्या है, वेलोसिटी, और क्या है वेलोसिटी, नहीं ना, कांस्टेंट तो है ही नहीं वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होती है यहाँ से। हाँ, तो क्या है u प्लस ए टी इंटू डी टी। हमने अपने वेलोसिटी के फंक्शन को पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, dx, ठीक है। अब लगाते हैं, जब तुम्हारे पास में अब t का वैल्यू 0 है तो कोऑर्डिनेट कितना है, xi। जब तुम्हारे पास में t का वैल्यू t हो गया तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x फाइनल। अब बताओ, इसको इंटीग्रेट करते हैं। u इज कांस्टेंट, u क्या है, तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी ना, और तुम्हारा में एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा u इंटीग्रल dt प्लस a इंटीग्रल t इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रल dx। अब बताओ क्या बन जाएगा इंटीग्रल, ये क्या बन जाएगा, u इंटू टी, लिमिट क्या है 0 से t, a, इसका इंटीग्रल क्या होगा, t इंटू डी टी, टी स्क्वायर बाय 2। टी स्क्वायर बाई 2 है ना, इसकी पावर 1 है, लिमिट 0 से t, इसका इंटीग्रल x, लिमिट x इनिशियल टू x फाइनल। तो ये क्या बन जाएगा ut, ये क्या बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। सर एक और बार बताओगे? तो देखो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में हमको फाइंड आउट करना था डिस्प्लेसमेंट, राइट। देखो पहले वाली इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट आता नहीं है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट वाली कोई चीज लगाई नहीं। सेकंड वाले में हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमने क्या किया, अपने लिखा, पहले सोचा कि जो डिस्प्लेसमेंट है कौन सी इक्वेशन में आता है, वेलोसिटी वाली में आता है, ये होता है ना dx बाई dt। तो हाँ हमने सर। लिखा डी, तो हमने लिखा डी। भाई देखो, कोई भी लाइन अगर मैं लिख रहा हूं तो आई शुड हैव एन आइडिया कि वही क्यों। तो मुझे यहाँ डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, इसलिए मैंने ये लिखा वेलोसिटी, क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी वाली इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आता है। अब मैंने क्या करी, जो था ना dx था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया v से, तो क्या बन गया v इंटू डी टी इक्वल टू dx, है ना। फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। अब मैंने देखा कि जो v है वो क्या है, वेरिएबल है ना, वो तो कांस्टेंट थोड़ी है। तो मैंने v का जो फंक्शन था वो रिप्लेस कर दिया। v क्या है, u प्लस ए टी, मैंने लिख दिया u प्लस ए टी। अब मैंने लिमिट लगा दिया 0 से t, और यहाँ पे x इनिशियल से x फाइनल। उसके बाद तो फिर इंटीग्रेट किया, फाइन। यस सर। अब मुझे जो थर्ड वाली इक्वेशन को भी डिराइव करके बताओ भाई, कैसे करोगे। सर हम इसमें a को dv बाई dt करके कुछ करेंगे ना। बताओ बताओ, थर्ड इक्वेशन, थर्ड सर इक्वेशन a को हम वो ds बाई ds से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो राइट में हाँ अगर हम थोड़ा शिफ्टिंग करें तो वो v बन जाता है ds बाई dt, हाँ यस, और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर कर देंगे। चलो ठीक है, उससे करके देखो तुम्हारा आंसर क्या आता है। बस तुम यहाँ पे एक चीज याद रखो कि थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर टाइम डजंट कम, राइट। भाई आता नहीं है ना, क्या इक्वेशन होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है ना। तो है ना, तो कुछ ऐसा सोचो कि जो तुम्हारा t है वो एलिमिनेट हो जाए।
और हमको इंटीग्रेशन से ही करना है। कहीं ऐसा करो कि जो लास्ट वाले की अगर हम तरफ लोग पहली substitute- इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लेंगे ना तो v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। अरे तो वो तो फिर हमारा एल्जेब्रिक वाला हो गया ना, मेथड हो गया। हमको एल्जेब्रिक मेथड नहीं चाहिए ना, हमको क्या चाहिए? सर वो डीएस बाय डीएस वाले से हो जाता है। हाँ सर उससे हो जाएगा। जो पहली इक्वेशन थी उसको हाँ स्क्वायर साइड से स्क्वायरिंग कर देंगे तो हो जाएगा ना। स्क्वायरिंग, हाँ ओके। सर। नहीं लेकिन वो तो उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन कहाँ किया फिर? हाँ वो भी है। सर क्योंकि अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो फिर जो पहला इक्वेशन बना है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वो एक्स हाँ बन जाएगा तो फिर बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा। देखो सही मतलब हो कि जाएगा। जो तुम नहीं जो तुम बता रहे हो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड, है ना भाई? जैसे कि हमने उसमें किया था, फर्स्ट वाले मेथड में किया था, हाँ सर। तो इसलिए उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड। हमको करना है ना डिफरेंशियल मेथड से। ओके सर ट्राई करता हूँ। हाँ ट्राई करो। हाँ भाई हुआ। देखो इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज dv by dt, ये होता है। यस सर। ओके हमको क्या करना है? एलिमिनेट करना है ना t को, क्योंकि हमारी इक्वेशन के अंदर t नहीं आता है। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे अपने मल्टीप्लाई कर दिया x से। ये लो कर सकते हैं, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। हाँ सर हाँ। अब मैंने क्या किया कि ये जो है ना, देखो अपना ये जो है dx by dt, इसको अलग लिखा। तो ये मैंने लिखा dx by अब dt को तो यहाँ लिखा, और अंदर क्या बन गया dv by dx। ओके dx by dt क्या होता है? बी। v, तो v और ये बन जाएगा dv by dx। इसको भी याद रखना है। इसको हम लिख सकते हैं कि अनदर
फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक तो हमारे पास क्या होता है, dv बाई dt होता है, ठीक है, एक हमारे पास ये भी होता है कि एक्सेलरेशन इज v इंटू dv बाई dx। हम इस फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, क्योंकि इसके अंदर कैसे हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट है ना, ये हमारे पास बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व इट। तो सॉल्व कैसे करते हैं, इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा a इंटू डी एक्स इक्वल टू v इंटू डी वी, इंटीग्रेशन u से v, x इनिशियल से x फाइनल। a इज कांस्टेंट, a को बाहर ले आया तो अंदर क्या बचेगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, v इंटू डी वी, v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है u से v, तो ये बन जाएगा as, देखो ना, x फाइनल माइनस x इनिशियल इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ऐसा है कि हम किसी भी चीज को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कोई। हाँ भाई बताओ, तो हमने मोशन ऑफ जो इक्वेशन है उसको डिराइव करने के दो मेथड आज सीखे। पहला मेथड था हमारा एल्जेब्रिक मेथड, जो कि शायद तुमने क्लास के अंदर भी अपने प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसके अंदर भी किया हुआ है। हाँ, दिस वाज न्यू, ठीक है। तो हमारे लिए ज्यादा जो यूजफुल है वो सेकंड वाला मेथड ही है, सेकंड वाले मेथड से ही हम आगे। हाँ और ये जो आपने अभी लास्ट डेरिवेशन के उसका लास्ट पार्ट समझाओगे एक बार? लास्ट पार्ट को कौन सा स्टेप नंबर बताओ बेटा? वो थर्ड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, थर्ड, ये थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड सेकंड ना। तो देखो ये क्या है, v इंटू डी वी, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, v स्क्वायर बाय 2। तो ये लिखा v स्क्वायर बाई 2, फिर मैंने लगा दी लिमिट, लोअर लिमिट क्या है u, अपर लिमिट v। ओके, ए अपना ये तो क्या अपना ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा dx का x, फिर मैंने x पे लिमिट लगाई, x इनिशियल से x फाइनल, तो बन गया ना x फाइनल माइनस x इनिशियल। और ये क्या होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो उसको मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। और ये बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया भाई, इसको यहाँ ले गया 2as और u स्क्वायर को भी ले आया। ओके सर, थैंक यू। Fine bhai. So what we have done two methods for motion of equation. कब? When acceleration is constant. ये इक्वेशन तभी वैलिड हैं जब तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। फाइन, यस सर। ओके, तो ठीक है, हम इतना ही करेंगे। अभी तुम अपने सीए के लिए पढ़ना, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन, हाँ स्क्वायर कहाँ से आया? कहाँ पे, मतलब जो लास्ट वाला जो हमने इंटीग्रेशन से किया लास्ट इक्वेशन, हाँ तो u स्क्वायर कहाँ से आया? अरे इसके अंदर वो लगाते हैं ना अपर लिमिट व माइनस लोअर लिमिट तुम्हारे पास, तो वैसा बन गया ना। देखो इंटीग्रल v इंटू डी वी क्या बन जाता है, v स्क्वायर बाई 2, लेकिन लिमिट क्या है इसकी, लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट v है, तो मैंने लगाई लिमिट u से v, तो क्या बन जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले तो मैंने हाफ को तो ऐसे रखा, पहले अपर लिमिट लगाई, तो अपर लिमिट क्या है v स्क्वायर, फिर ये पुट किया u,
तो क्या बन हाँ जाएगा? ओके सर थैंक यू। ठीक है, हाँ भाई। यस सर। तो अभी जो तुम्हारा सीए आएगा, आई थिंक उससे पहले कोई अपना लेक्चर भी नहीं है ना? नहीं है ना? तो मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जो तुम्हारा सीए होगा वो कैसा होगा। तो पहले तो बात करते हैं उसके पैटर्न वगैरह बता दिया था। हाँ सर हाँ बता सर। दिया था उस दिन। हाँ सर पहला पेपर सर लास्ट क्लास में आपने बता दिया था। दूसरा नहीं तो उस नहीं, थोड़ा सा उसके अंदर और नहीं सर डिटेल वाला JEE बताते हैं। बताया। हाँ ठीक है, तो देखो सर 25 तीनों के होंगे, उसमें से 20 जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 न्यूमेरिकल रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में सिंगल करेक्ट और 5 न्यूमेरिकल। और पेपर 2 में भी सारा फॉर्मेट आपने सेंड कर दिया था, जैसे कॉम्प्रिहेंशन टाइप के कुछ रहेंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस करेक्ट रहेंगे। ये हमारे पास में रहेगा पैटर्न, देखो ठीक है। जो हमारा पेपर होगा ना मेंस वाला होगा, उसके अंदर 25 25 25 ठीक है। 20 क्वेश्चन सिंगल चॉइस रहेंगे जिसके अंदर मार्किंग स्कीम रहेगी +4 -1। 5 क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल, ऐसे लिखना। उसके अंदर स्पेसिफाई किया होगा डेसिमल के 2 पॉइंट तक, तो तुमको अपने डेसिमल के 2 पॉइंट तक लिखना है। अगर तुम्हारा आंसर आता है 2 तो तुम लिखोगे 2.00 है, ठीक है। तुमको इंस्ट्रक्शंस जो है वो अच्छे से फॉलो करने हैं, नहीं तो क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है चेक, तो अगर तुमने उसको ऐसा नहीं लिखा ना 2.00 तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर अगर डेसिमल की मान लीजिए 2.00 की जगह अगर 2.01 लिखा है और आंसर जो है वो 2.00 है, तो फिर नो मार्क्स नो। यस 0। इसके अंदर जो मार्किंग स्कीम होती है दैट इज +4 0। इसके अंदर तुम्हारा वो नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग। ओके सर। ठीक है। फिर जो तुम्हारा एडवांस का पेपर 1 होगा वो होगा मॉर्निंग में 9 to 12। उसके अंदर तुम्हारे पास 45 क्वेश्चन होंगे, 15 15 15 ठीक है। तो 10 क्वेश्चन रहेंगे सिंगल चॉइस। सिंगल चॉइस के अंदर मार्किंग स्कीम सेम +4 -1। फिर आएंगे अब मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट के अंदर ऑप्शन हमारे इस टाइप से हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, बी डी हो सकता है, ए सी डी हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है। अगर तुमने सारे के सारे सही मार्क किए हैं तो ही तुमको +4 मिलेगा, अदरवाइज 0। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास में आता है पेपर 2। पेपर 2 तुम्हारा होगा 2 to 5, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन होंगे वो होंगे मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस जैसे कि उसमें थे पेपर 1 में थे, वैसे तुमको अच्छे से पूरे सारे ऑप्शन चेक करने हैं और आंसर मार्क करना है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, 2 कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे, ठीक है। तो पहले के अंदर अपने पास 3 क्वेश्चन रहेंगे, सेकंड वाले के अंदर 2 क्वेश्चन। ये सिंगल चॉइस रहेंगे। इनकी मार्किंग स्कीम +4 -1 +4 -1 फाइन। फिर अपने ये आते थे मेडिकल वाले आते हैं। सर मैच द फॉलोइंग नहीं होगा इसमें? नहीं, मतलब इस बार नहीं डाला है, ठीक है, वो अपने बाद में डालेंगे। फिर ये हमारे अपने मेडिकल वाले बच्चों के लिए, उनका एक ही पेपर होगा संडे को, और उसके अंदर 45 45 90 क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन आर सिंगल चॉइस, मार्किंग स्कीम +4 -1, दैट्स इट। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सैटरडे वाले टेस्ट का टाइमिंग क्या है? हाँ, सैटरडे वाले टेस्ट का टाइमिंग? सैटरडे वाला टेस्ट मोस्टली तुम्हारा रहेगा 3:30 to 6:30 मोस्टली। इसको आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हैं, वो तुमको अभी फ्राइडे इन्फॉर्म कर देंगे, मतलब इसके आसपास ही रहेगा आफ्टरनून में। और तो सैटरडे को क्लास का नहीं होगा यार, ऑब्वियस सी बात है ना यार। तुम बताओ ना, जब तुम्हारे 6 घंटे का पेपर हो रहा है शाम को 5 बजे तक, तो क्लास कब सैटरडे 3 नहीं हो रहा है। नहीं होगा। आराम से स्टडी करो अपने अगले पेपर के लिए भी, ठीक है। और इसीलिए मैं आगे नहीं करा रहा ना आज, अपने क्वेश्चन वगैरह भी इसीलिए नहीं करा रहा हूँ कि आराम से
अपने रिलैक्स होके उस पर फोकस करो। ये अपने अगले वीक में अपने कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? आज जितना पढ़ा उतना आने वाला सीए में? नहीं नहीं नहीं, आज वाला नहीं आएगा। जो हमने पिछले लेक्चर में किया था ना, लेक्चर 2 तक जो किया था, हाँ सर, वहां तक आएगा। ओके सर आपको ऐसे एडवाइस हाँ ऐसे देना चाहेंगे? हाँ, कुछ एडवाइस प्रेप के लिए? पेपर आराम से करना, जिस क्वेश्चन में पूरे कॉन्फिडेंट हो उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और जो अपने मल्टीपल चॉइस जो होते हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑप्शन तुम्हारा मिस हो जाता है। तो अगर तुम चेक करोगे तो तुमको पर क्वेश्चन बहुत टाइम मिल रहा है। पर क्वेश्चन एवरेज तुमको 4 मिनट मिल रहा है। 4 मिनट बहुत होता है, हर ऑप्शन को चेक करो, ठीक है? माइंड के अंदर हमको एक चीज रखनी है कि हमने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो हमारे सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार ने जल्दबाजी पेपर को खत्म करने के चक्कर में जल्दी जल्दी कर लिया। जो सब्जेक्ट तुमको सबसे अच्छा लगे कि हाँ इस सब्जेक्ट में मेरी अच्छी ग्रिप है, उस सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करो, ठीक है? ओके सर, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू।